हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स फिल्म की पूरी स्टोरी, रीकेप, उसी के साथ साथ स्टोरी का ब्रेकडाउन और कई सारे ऐसे सवालों के जवाब, वो भी बहुत ही डीप डाइव कर ताकि आप शैंग-ची फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सको। और हाँ, इसमें दिए गए सारे के सारे रेफरेंस को भी, जिन्हें मैं पूरी तरीके से इस लेट की गई अपलोड वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जिसके लिए सॉरी कि मैंने शैंग-ची फिल्म की एक्सप्लेन वीडियो आपके लिए पहले बनाकर क्यों अपलोड नहीं की। लेकिन मुझे लगता है अब ये काफी अच्छा मौका है इस फिल्म को आपके लिए पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करने का। बाकी मर्जी आपकी है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो कहानी की बात करें तो शैंग-ची फिल्म की कहानी की शुरुआत एंशिएंट टाइम के 1000 साल पहले की हिस्ट्री दिखाकर की जाती है, जिस हिस्ट्री में हम वैन वू नाम के कैरेक्टर को देखते हैं, जो अपने समय का एक काफी महान योद्धा रहा है और धीरे धीरे उसने अपनी सल्तनत बनाई थी, जिसका बाद में उसने टेन रिंग्स नाम रखा। लेकिन यहाँ पर एमसीयू वालों की तरफ से इस ओरिजिन में हमें जो डिटेल नहीं दी गई है, वो है टेन रिंग्स की प्रॉपर ओरिजिन, जिसे कॉमिक बुक से पूरी तरीके से बदलकर ब्रेसलेट बना दिया गया। क्योंकि कॉमिक बुक के मैंड्रिन की ओरिजिन और उसके रिंग के कॉन्सेप्ट को जितना ज्यादा फैंस ने उसकी कॉमिक बुक से लेकर आयरन मैन के एनिमेटेड शो में देखा है, उसे यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी स्टोन्स का भी था और कॉमिक बुक में वो रिंग्स मैंड्रिन को एलियन शिप से मिलती है, जिसे मैंगलून टेक भी कहा जाता है। और अगर और सिंपली कर दूं तो ये टेक्नोलॉजी फिंग फैंग फू जैसे एलियंस की है, यानी कि दिखने में ड्रैगन के शेप वालों की। बट फिल्म में फिलहाल तो वैसा कोई भी जिक्र, जैसे कि मैंने कहा, इस रिंग के जरिए किया नहीं गया है, सिवाय फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के हिंट के अलावा, जिस पर मैं ऑलरेडी बात अपने मेन चैनल पर कर चुका हूँ। इसलिए अब इन डिटेल्स को छोड़कर फिल्म में दिखाई गई इसी रिंग से रिलेटेड इसकी पावर्स की भी बात कर लेते हैं, जिसे यूज करने से विन वू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और एक हिसाब से अमर भी। लेकिन कहीं न कहीं इन पावर्स के चलते वेंग वू लालची, या फिर कह लो उनकी पावर से करेक्ट होता चला जा रहा है, जिसके आने से विंग वूंग का एम्पायर अब हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इस कारण से उसका काफी ज्यादा नाम भी हुआ है, जिसे कुछ लोगों ने गलत तरीके से यूज कर उसे बदनाम किया है। और इसकी डिटेल तो हमें आयरन मैन 3 फिल्म में मिल गई थी, जिस फिल्म के मैंड्रिन ट्रेवर को हम इस फिल्म में आगे देखने वाले हैं। लेकिन मकाओ के शैंग-ची के बहन की बेस पर हमें आयरन मैन 3 और ब्लैक विडो फिल्म से रिलेटेड एक टीज भी दिया जाता है, यानी कि ब्लैक विडोज के ग्रुप की एक मेंबर जो शैंग-ची के बहन के उस बेस पर कैसे पहुंची और क्यों यहाँ पर वो फाइट एक ऐसे सुपर सोल्जर से कर रही है जो गुस्सा होने पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जैसे कई सारे सुपर सोल्जर्स को हमने आयरन मैन 3 फिल्म में देखा था। लेकिन उसी फिल्म में देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सारे के सारे सुपर सोल्जर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय यानी कि मर गए हैं। लेकिन फिल्म में उनका टीज दिखाकर इस बात की भी कंफर्मेशन मिल जाती है कि डॉक्टर माया और एल्ड्रिच की बनाई गई टेक्नोलॉजी यानी कि क्रिएशन अब भी एमसीयू के यूनिवर्स में ऐसी ही खुली घूम रही है, क्योंकि अब उनके ओनर नहीं, जिसे टोनी स्टार्क ने अपने हाथों से मारा था। और ब्लैक विडोज का भी कुछ यही हाल है रेड रूम डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद, जिसका टीज यानी कि कंटिन्यूएशन हमें इसी फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दी गई है, जिसकी डिटेल अगेन आपको मेरे मेन चैनल पर मिल जाएगी। जिनसे हटकर अब सीधे आ जाते हैं फिल्म की कहानी पर, यानी कि ईयर 1996 पर, जिस साल वेंग वू टालो नाम की जगह को ढूंढना चाहता है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में की गई पुरानी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये जगह अभी भी अनएक्सप्लोर है, जहां आज तक कोई भी आम शख्स नहीं पहुंचा है। लेकिन उससे रिलेटेड कई सारी थियरीज है, खास करके वहाँ के ड्रैगन्स और मिथिकल क्रिएचर्स की। लेकिन विंग वूंग को ये जगह पूरी तरीके से रियल लगती है, इसलिए वो अपने लोगों के साथ तुरंत ही उस जगह की लोकेशन पर निकल जाता है, वो भी उसके पास हासिल हुए एक मैप की मदद से। लेकिन यहाँ पर उसका ये काम यानी कि ये मिशन पूरी तरीके से फेल तब होता है जब उन्हें जंगलों के बीच कोई भी रास्ता नहीं मिलता, या फिर कहूँ जंगल ही उनके जाने आने के सभी रास्तों को बंद कर देता है, जिस कारण से वेंग वू की जीप सीधे खाई में जाकर गिरने वाली होती है। लेकिन अपने रिंग के चलते वो उस एक्सीडेंट से सर्वाइव कर जाता है, जिससे सर्वाइव करने के बाद वेंग वू की मुलाकात लेको वू के कैरेक्टर से होती है, यानी कि शैंग-ची और ज़ाई लिंग की माँ, जो एक हिसाब से उस जंगल में अपने विलेज टाइलो को प्रोटेक्ट कर रही है, जिसका सीधा रास्ता 10 साल में एक ही बार खुलता है। और अगर इससे आपको एक और चीज याद आ रही है, यानी कि एक और कनेक्शन की, जो कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस हिंट को देकर एमसीयू की तरफ से कुन-लू की ही बात की जा रही है, जो कि मार्वल की कॉमिक बुक में एक ऐसी एंशिएंट सिटी है जिस सिटी और उसकी पावर से बिलोंग आयरन फिस्ट करता है। और अब एमसीयू में उन चीजों को अलग अलग कर तो दिखाया नहीं जाएगा, इसलिए टालो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आयरन फिस्ट को भी उसी यूनिवर्स से कनेक्ट रखने का। और शायद इसीलिए फिल्म के एंड में शैंग-ची विल रिटर्न नहीं बल्कि टेन रिंग्स विल रिटर्न का क्रेडिट दिया गया था, जो कहीं ना कहीं आयरन फिस्ट के यूनिवर्स से भी जाकर कनेक्ट होगा। और अब आ जाए टालो पर, तो अब इस टालो की कॉमिक बुक की हिस्ट्री की बात करें तो हाँ, मार्वल की कॉमिक बुक में भी ये विलेज एग्जिस्ट करता है, जो कि एक पॉकेट डायमेंशन है। इसलिए हम इस फिल्म में टालो के लोगों को खास करके जिंगना की कैरेक्टर की ही तरफ से ये बात कहते हुए सुनते हैं कि उनका ये डायमेंशन अर्थ का नहीं बल्कि किसी और ही डायमेंशन का है, क्योंकि यहाँ पर वो सैंक्चुअर्स के लोगों को योर यूनिवर्स कहकर बुलाती है, जिससे वो बिलोंग नहीं करती, क्योंकि वो टालोस की है। और फिल्म में टालोस की हिस्ट्री को कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि टालोस के लोग ग्रेट प्रोटेक्टर के अंडर रहकर डार्क डायमेंशन के गेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसे ग्रेट प्रोटेक्टर ने आखिरी समय पर आकर पूरी तरीके से सील कर दिया था।
था, जिस डार्क डायमेंशन पर रूल ड्वेलर इन द डार्कनेस करता है, जिसे हमने इस पूरी फिल्म में देखा है। और इस क्रिएचर की कॉमिक बुक की हिस्ट्री की बात करें तो कॉमिक बुक में भी इसी नाम का कैरेक्टर ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है, जिसे इस नाम के अलावा फियर गॉड भी कहा जाता है। और इसके कॉमिक बुक के इस नाम से ही हमें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि ये कैरेक्टर फियर से फीड कर खुद की पावर्स को गेन करता है, लेकिन फिल्म में इसकी स्टोरी को सोल ईटर बनाकर चेंज कर दिया गया है, जो आई थिंक हो सकता है कि एक और दूसरा रेफरेंस किसी और ही बड़े कैरेक्टर का दे रहा है, जिस पर मैं बस थोड़ी ही देर में बात करूंगा, क्योंकि अभी इस कैरेक्टर ग्वेलर इन द डार्क की पूरी हिस्ट्री खत्म नहीं हुई। जिस हिस्ट्री में ग्वेलर जिस जगह से बिलोंग करता है, उसी जगह से डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स से नाइटमेयर का विलेन भी आता है। तो शायद नाइटमेयर के कैरेक्टर का हमें टीज इसी कैरेक्टर के रेफरेंस के जरिए दिया गया है, या फिर इससे हटकर डरिएगा मत, मैं सीधे मेफिस्टो पर नहीं आऊंगा, क्योंकि ये कनेक्शन एमसीयू के कथुलू का है, जिसे इस नाम के अलावा चिथॉन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कॉमिक बुक में एक एल्डर गॉड है। और हाँ, इसका शेप कभी ह्यूमन तो कभी इस क्रिएचर में कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंड उस पर करता है, यानी कि उसके मूड पर कि वो अपना प्रेजेंट लोगों को किस तरीके का दिखाना चाहता है। और चिथॉन डार्क आर्ट्स में भी काफी ज्यादा माहिर है, क्योंकि उसी ने इससे पहले काली शक्तियों के राज को ढूंढा था और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर लिया था। और आपको पता होगा कि मैं अब यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसके सारे के सारे हिंट्स हमें वांडा विजन की सीरीज में मिले हैं, जिसमें डार्क होल्ड की बुक का भी जिक्र किया गया है। अब डार्क होल्ड की पूरी हिस्ट्री आपको वांडा विजन की एक्सप्लेन की वीडियो में मिल जाएगी, जिससे अब कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज और अब शैंग-ची भी पूरी तरीके से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप फिल्म के एंड को देखकर ये सोचकर बैठे हो कि उस क्रिएचर की डेथ से तो ये बात साफ हो जाती है कि डार्क डायमेंशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, वेल तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और जो क्रिएचर हमें फिल्म के एंड में दिखाया गया है, वो हो सकता है कि चिथॉन नहीं बल्कि उसकी आर्मी का बस छोटा सा नमूना हो, यानी कि एक ऐसा क्रिएचर जो अकेले ही कई लोगों पर भारी पड़ता है। ऐसे और भी डार्क डायमेंशन में कई सारी चीजें होगी, यानी कि बहुत सारे क्रिएचर्स, और जहाँ पर डार्क डायमेंशन है तो लाइट भी होनी चाहिए, इसलिए फिलहाल तो टालोस को उस जगह का एक शॉर्ट बेस दिखाया गया है, यानी कि एक लाइट डायमेंशन जब काफी छोटा है, क्योंकि डार्क डायमेंशन उस पर काफी ज्यादा हावी हो गया। लेकिन द ग्रेट प्रोटेक्टर की वजह से ये जगह अब एक पॉकेट डायमेंशन बन चुकी है, और हो सकता है कि एमसीयू में इसे लेकर और भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि एमसीयू की तरफ से बस इसकी शुरुआत ही की गई है, इसलिए यहाँ पर बस हम उसे एक टीज ही कह सकते हैं, जो आगे चलकर एमसीयू के इस डार्क सीक्रेट को, यानी कि डार्क डायमेंशन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर हमारे सामने रखेगा। क्योंकि ग्रेट प्रोटेक्टर के उसे लॉक करने के बाद भी वो वहीं से अपना कनेक्शन विनवू से बना लेता है, वो भी एक छलावा देकर जिसमें वो माहिर है, क्योंकि उस डार्क डायमेंशन के उस क्रिएचर को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता थी कि यहाँ से निकलने का जो रास्ता है वो सिवाय 10 रिंग्स के अलावा और दूसरा कहीं भी उसे नहीं दिख रहा, क्योंकि उसी की पावर्स की मदद से वो यहाँ से निकल सकता है। लेकिन उसे ढूंढने में विनवू को कुछ और चीजें भी चाहिए, क्योंकि अब स्टोरी पर आ जाए इतनी सारी डिटेल्स देने के बाद तो विनवू वहाँ पर अपने इस लक्ष्य पर तब तक नहीं पहुँचता जब उसकी मुलाकात ली के कैरेक्टर से होती है और उससे उसे प्यार हो जाता है, और इसी प्यार के चलते ली अपना घर बार छोड़ देती है और विनवू के साथ अपनी जिंदगी को काफी हंसी खुशी बिताने लगी है। लेकिन ये खुशी विनवू के लाइफ में ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि ली के प्यार के चलते विनवू ने अपनी 10 रिंग्स को उतार कर फेंक दिया था, मानो जैसे उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है, जो कि सच भी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि पुराने किए गए विनवू के पाप, यानी कि उसके पहले के काम फिर से उसके प्रेजेंट में आ जाते हैं, और जिस वक्त वो घर पर नहीं होता उसी वक्त वहाँ पर पहुंचकर उसकी वाइफ को मार देते हैं, जो लड़ती भी काफी सम्मान से है, वो भी एक शर्त के साथ कि उसके बच्चों को वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो करने का मौका ही नहीं देती। और उस टाइम पर शैंग-ची जब छोटा था उसने अपनी माँ की डेथ अपनी आंखों से देखी थी, और उसके पिता आज भी शैंग-ची को ही जिम्मेदार मानते हैं कि घर का एक बेटा अपनी माँ को बचाने में नाकाम रहा था, क्योंकि उस वक्त छोटा था और काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन प्यार में पागल उसके पिता को ये बात कौन समझाए, जिनकी वाइफ की मौत के बाद वो पूरी तरीके से आग बबूले हो जाते हैं और अपना बदला लेने के लिए वो फिर से 10 रिंग्स को पहन लेते हैं। ऐसे में उनकी लालच पावर्स को लेकर और भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर उसी डायमेंशन से निकली हुई आवाज उन्हें अपनी तरफ खींचती है, यही एहसास दिलाकर कि वो आवाज वेंगवू की मरी हुई वाइफ की है, जिसकी सोल टालो गांव के उस गेट के पीछे पूरी तरीके से कैद है। यानी कि यहाँ पर विंगवू टालो में रहने वाले लोगों को अब इस बात का जिम्मेदार मानता है कि मरने के बाद उसकी वाइफ की सोल को उन लोगों ने कैद कर लिया है, इसलिए अब उसकी लाइफ का गोल वहाँ पर जाकर अपनी वाइफ की सोल को छुड़वाना है, या फिर कहूँ उसे अपने साथ अपने घर लाना है, क्योंकि डार्क डायमेंशन की वो आवाज उसे इसी तरीके का दिलासा दे रही है, जिस पर वो आंख बंद कर भरोसा भी कर रहा है। लेकिन टालो जैसी जगह ढूंढना कोई आसान बात तो नहीं है, जिसके लिए उसे अब कुछ कीमती चीजों की जरूरत है, खास करके एक ऐसे लॉकेट की जिसे मरने से पहले विंगवू की वाइफ ने अपने दोनों बच्चों को दे दिया था, यानी कि टालो में जाने का रास्ता जब भी उसका परिवार वहाँ पर जाना चाहे तो। लेकिन ये बात शैंग-ची और उसकी बहन को बिल्कुल भी पता नहीं होती, और जब शैंग-ची की माँ मर जाती है तो शैंग-ची भी पूरी तरीके से टूट जाता है, जिस कारण से वो अपने पिता के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाता, बल्कि उनसे बहुत ही ज्यादा डरता है, इतना कि वो उनके कहने पर एक खूंखार कातिल बनने के लिए भी रेडी है, क्योंकि अब वहाँ से निकलना उसके और उसकी बहन के लिए इम्पॉसिबल है। जिसके बाद शैंग-ची की ट्रेनिंग वहाँ पर डेड डीलर के जरिए करवाई जाती है, जो कि वेनवू का बहुत ही खास है, और डेड डीलर शैंग-ची पर किसी भी तरीके का रहम ना दिखाते हुए उसे काफी टफ ट्रेनिंग देता है, और शैंग-ची उसे एक्सेप्ट करते हुए अपनी ट्रेनिंग को भी आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखता है। जिन सभी को देखकर शैंग-ची की बहन दाइलिंग भी वो सारी
की सारी चीजें सीखती है वो भी उन सभी से काफी ज्यादा बेटर, क्योंकि अपने पिता को उसे ये प्रूफ कर बताना है कि वो भी उनके साथ खड़े होने के लायक की है, जिसके लायक फिलहाल तो उसके पिता उसे नहीं समझते। क्योंकि उसके पिता जब भी अपनी बेटी को देखते हैं तो उन्हें अपनी वाइफ की ही याद आती है, जिसे वो अपनी नजर के सामने रखना बिल्कुल भी नहीं चाहते। और वो भी कहीं ना कहीं अपनी माँ के मरने के बाद काफी टूट सी गई है शेंग-ची की तरह और इस जगह से भागना चाहती है। जिसके बाद ये मौका शेंग-ची की बहन को नहीं बल्कि शेंग-ची को मिलता है, लेकिन वो एक मिशन है जिस मिशन को शेंग-ची पूरा नहीं करता, क्योंकि उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए थे एक शख्स को मारने के, जिसे अगर वो नहीं मारेगा तब तक वो घर पर नहीं आ सकता। इसलिए शेंग-ची वहाँ पर अपना डिसीजन बनाता है और उस शख्स को ना मारते हुए अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट जाता है, जहाँ वो अपने पिता और उनकी दुनिया से कोसों दूर रहेगा। यानी कि फिल्म की कहानी उस पास से सीधे प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाती है, जिस टाइमलाइन में शेंग-ची अब अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी दोस्त केटी के साथ जी रहा है, वो भी सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ शेंग-ची अपने पिता और फैमिली से पूरे 10 साल दूर रहता है, वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिसके साथ मिलकर शेंग-ची ने अपने लाइफ के सारे मोमेंट्स को शेयर किया है। अब बेसिकली अब दोनों ही साथ में मिलकर जॉब भी करते हैं और बहुत ही अच्छे पक्के दोस्त हैं, या फिर सिंपली कहूँ उनके बाकी दूसरे दोस्तों की नजर में पूरी तरीके से लूजर जो कभी बड़े हुए ही नहीं। और इस बात का ताना उनकी दोस्त उन्हें मारती रहती है, जिससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग ऐसे ही है और लाइफ को इसी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ तक कि केटी के घर वाले तक को लगता है कि शेंग-ची और उन दोनों का चक्कर चल रहा है, लेकिन शेंग-ची इस बात से इनकार करता है। और हाँ, कहीं ना कहीं केट भी, जो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। लेकिन शेंग-ची की लाइफ में भी ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाती, क्योंकि 10 साल पूरे हो चुके थे, यानी कि वक्त आ चुका था वेनवू का अपने बच्चों को अपने घर पर फिर से बुलाने का। और अगर वो नहीं आएंगे तो वो रेजर फर्स्ट की मदद से या फिर कह लो अपनी पूरी आर्मी की तरफ से उन पर जोर जबरदस्ती करेगा, जिसकी परमिशन खुद वेनवू ने ही दे रखी है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि शेंग-ची को मारा नहीं जा सकता और ना ही जल्दी हराया जा सकता है। इसलिए डेड डीलर भी इन सब का हिस्सा है शेंग-ची को सबक सिखाने में। लेकिन बस की फाइट के दौरान रेजर फीस्ट वहाँ पर शेंग-ची से सिर्फ और सिर्फ उसके गले का लॉकेट लेने के लिए आता है, जो शेंग-ची पहले तो उसे नहीं देता। जिसके बाद उन लोगों के बीच एक अच्छी खासी फाइट होती है, जिसके बाद बस को चलाने की जिम्मेदारी केट खुद पर लेती है और पूरे रोड्स पर पार्क हुई कारों की हालत खराब कर देती है। जिस लड़ाई के दौरान रेजर फर्स्ट अपने मिशन में कामयाब होता है शेंग-ची से लॉकेट लेने में, जिसके बाद शेंग-ची को पता है कि उसके पिता के भेजे लोग वहाँ से सीधे उसकी बहन के पास जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से सीधे अपनी बहन की लोकेशन पर पहुँचता है, जिस लोकेशन का एड्रेस उसे पोस्ट के जरिए आया था, जो कि ऑब्वियसली उसके पिता की तरफ से भेजा गया एक ट्रैप था, ताकि पूरा परिवार एक ही जगह पर एक साथ मिल पाए। और शेंग-ची वहाँ से सीधे केटी के साथ मकाओ पहुँच जाता है, क्योंकि अब शेंग-ची की लाइफ के पास्ट के बारे में जानना केटी का लक्ष्य बन चुका है, जिसे अब वो किसी भी हालत में पूरा जानना चाहेगी। इसलिए वो शेंग-ची के साथ हो जाती है और शेंग-ची अपनी जर्नी में उसे सारी की सारी डिटेल्स भी बताता रहता है, जिस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे शेंग-ची अपने पिता और माँ को छोड़कर बचपन में ही भाग आया था। जिसके बाद वहाँ से शेंग-ची केटी के साथ मकाओ तो पहुँच जाता है, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन उसकी बहन के सामने बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जो रिंग फाइट में उसे धो देती है। लेकिन उसी रिंग फाइट में हमें एबोमिनेशन और वोंग भी लड़ता हुआ नजर आता है, जिन्हें देखकर फैंस पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए थे कि वोंग यहाँ पर इस सिचुएशन में कैसे फंसा। और उसकी और एबोमिनेशन की जोड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि वोंग कहीं ना कहीं एबोमिनेशन का एक अच्छा दोस्त है और ये कैरेक्टर अब इनक्रेडिबल हल्क फिल्म के बाद पूरी तरीके से बदल चुका है, या फिर उसके पीछे का रीजन कुछ और ही होगा, जिसके छोटे से हिंट को देखकर फैंस को बस टीज ही दिया गया है, क्योंकि वोंग के एबोमिनेशन को हराने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है, यही कहकर कि वो अपने पंचेस की प्रैक्टिस को बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं कर रहा। और जिस जगह को वोंग पोर्टल की मदद से ओपन करता है वो देखने में किसी तरीके की प्रिजन लगती है और यहाँ पर फैंस का गैस सीधे स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म पर आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जगह डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सेंटोरम में है, क्योंकि लास्ट टाइम एबोमिनेशन का ईस्टर एग यानी कि रेफरेंस एजेंट ऑफ शील्ड की सीरीज में दिया गया था, यही बताते हुए फिल कोल्सन की तरफ से कि एबोमिनेशन को अलास्का की प्रिजन में रखा गया है, जहाँ पर अगर किसी का भी बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो उसकी पोस्टिंग एबोमिनेशन को ही गार्ड करने की दे दी जाएगी। तो शायद हो सकता है कि ये जगह अलास्का की वही प्रिजन हो जहाँ रहकर एबोमिनेशन सुधर गया और उसकी फाइट्स और बाकी दूसरी सभी की सभी चीजों का ध्यान यानी कि जिम्मेदारी वोंग को दे दी गई। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि अब एबोमिनेशन का कैरेक्टर हमें शी हल्क की सीरीज में देखने मिलेगा, जिसका कनेक्शन क्या होगा और क्या ये कैरेक्टर बुरा है या अच्छा, वो सारी की सारी डिटेल्स उसी सीरीज में हमें पता चलेगी। चांसेस उसके पहले के बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस पॉइंट को यहीं पर छोड़कर आते हैं फिर से फिल्म की कहानी पर, जिस कहानी में शेंग-ची के पिटने के बाद शेंग-ची सीधे जाकर अपनी बहन से मिलता है, जहाँ उसकी बहन उसे यही बताती है ना तो 10 साल पहले उसे अपने भाई की जरूरत थी, क्योंकि वो उम्मीद उसने शेंग-ची के 6 साल के जाने के बाद ही तोड़ दी थी, जिसके बाद वो वहाँ से भागी और उसने मकाओ में आकर 16 साल की उम्र में ही अपना खुद का पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। जो चीज अगेन हमें यही बताती है कि रेड रूम की जिम्मेदारी अब एमसीयू के यूनिवर्स में शेंग-ची की बहन बहुत ही अच्छी तरीके से संभालेगी। साथ ही साथ यहाँ पर टीज हो सकता है कि थंडरबोल्ट की टीम का भी दिया जा रहा है, यानी कि उसका एक पूरा का पूरा यूनिवर्स, जिसकी शुरुआत फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज से की गई है, क्योंकि शेरॉन कार्टर के कैरेक्टर का हमें वहाँ पर कभी अच्छे तो कभी बुरे के साइड में होता हुआ दिखाया गया है। और वैसा ही कैरेक्टर ज़ाइलिंग यानी कि शेंग-ची की बहन का भी है, जो कभी अपने भाई की मदद करेगी तो कभी बुरे साइड में रहेगी, क्योंकि उसके पिता के मरने के बाद उसने उन
उनके पूरे के पूरे एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और हाँ, उसके पिता के लोगों को भी, खास करके रेजर फर्स्ट को, जब पूरी तरीके से साइलिंग के ऑर्डर को फॉलो करता है। और अब आ जाए फिर से मकाओ की फाइट पर, तो उस फाइट के दौरान चैंग ची हार नहीं मानता और जैसे ही वो डेथ डीलर को मारने वाला होता है तो उसके पिता बीच में आकर उस फाइट को रोकते हैं और उन सभी को अपने साथ ले जाते हैं, केटी के कैरेक्टर को भी। जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर उन्हें सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, जिनकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी पहले ही दे चुका हूँ। शैंग ची के पिता ने अपने बच्चों पर से अपनी नजर कभी भी नहीं हटाई थी, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को 10 साल दिए थे जिंदगी के मजे उठाने के। लेकिन अब चैंग ची के पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका साथ दे टालो जैसी जगह को ढूंढने में, जहाँ जाने का रास्ता 10 साल में एक बार खुलता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तभी ही मिलेगी जब उनके पास ड्रैगन की दोनों आंख यानी कि वो दोनों लॉकेट्स होंगे जो शैंग ची की माँ ने अपने दोनों बच्चों को दिया था। और इस जगह और उसके 10 साल के खुलने वाले राज को विंग वू ने कई साल लगाकर पता किया है, या फिर कहूँ इसमें उसकी मदद उसी डार्क फोर्स ने की है जो धीरे धीरे उस पर हावी होती चली गई और उसे करप्ट कर दिया। यानी कि वैन वू ने इन 10 सालों में कई सारी और चीजें भी की थी जिस कारण से वो उस डार्क फोर्स से कनेक्ट हो गया। लेकिन अब शैंग ची और उसकी बहन अपने पिता के इस कारनामों में उनका साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहते, जिस कारण से बेटा बाप से बगावत करता है और बदले में पिता उन तीनों को उठाकर जेल में डाल देता है, यानी कि काल कोठरी में, जहाँ पर उनकी मुलाकात ट्रेवर से होती है, जिसके साथ वहाँ पर मॉरिस नाम का क्रिएचर भी रहता है, जिस क्रिएचर को शैंग ची के पिता ने यहाँ पर लाकर कैद कर दिया, जो कि अगेन टालोस के यूनिवर्स से आया हुआ है। और वो वहाँ पर शैंग ची को देखकर पहचान लेता है कि शैंग ची उनके गाँव का ही बंदा है, इसलिए वो वहाँ पर शैंग ची और उन सभी को ले जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, जहाँ जाने का रास्ता इतना भी आसान नहीं, लेकिन उसे पता है कि टालोस में कैसे एंटर किया जा सकता है, वो भी 10 साल का बिना किसी वेट के, क्योंकि गाँव के आने जाने वालों के लिए वो रास्ता बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लेकिन जिस काल कोठरी में वो लोग बंद है, वहाँ से निकलने का रास्ता उन्हें नहीं पता, लेकिन इसमें मदद उनकी शैंग ची की बहन करती है, जो बचपन में यहीं के किसी रास्ते से भागी थी और अब भी वो उन्हीं रास्तों को यूज कर सीधे कार की पार्किंग लॉट में पहुंचती है। जिसके बाद कुछ कार चेजिंग होती है, जिस कार में से वो लोग रेजर की कार को ही पिक करते हैं, यानी कि चोरी कर लेते हैं, और इसी की मदद से वो लोग वहाँ से भाग भी जाते हैं। और फिर एक अच्छे समय के वेट के बाद मॉरिस के कहने पर वो लोग सीधे उन जंगलों के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं, जो देखते ही देखते उनकी जान का दुश्मन बन चुका है। लेकिन मॉरिस के होते उन सभी को रास्ता पता होता है और वो लोग एक टनल की मदद से सीधे एक अलग डायमेंशन यानी कि टालोस पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर उन सभी का मुंह खुला का खुला रहता है, क्योंकि जगह ही बहुत ज्यादा सुंदर है और वहां के सभी क्रिएचर्स भी। जिसके बाद पहले तो गांव वाले उनका स्वागत नहीं करते, लेकिन शैंग ची की आंट के आने पर उन सभी को परमिशन मिल जाती है गाँव में एंटर करने की, जिनके आने का वेट वो बहुत सालों से कर रही है। और उसके बाद शैंग ची की आंट उन्हें यहाँ की सारी सिचुएशन बताती है, ऑब्वियसली जिस डिटेल को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिसके बाद शैंग ची अपनी आंट को यही बताता है कि उन्हें प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए एक वॉर की, जिनसे वो लोग अपना पीछा छुड़ाते हुए आए हैं, क्योंकि इसके पहले की वॉर में टालोस को पूरी तरीके से तोड़कर एक छोटा सा पॉकेट डायमेंशन बना दिया है, लेकिन अब ना चाहते हुए भी जंग तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए उनकी प्रिपरेशन काफी जोरों शोरों में है, जिसमें केट को भी अच्छी खासी ट्रेनिंग दे दी जाती है। बाकी शैंग ची भी वहाँ पर अपना कॉस्ट्यूम ले लेता है और उसकी बहन भी खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेती है। और ऐसी ही ट्रेनिंग शैंग ची वहाँ पर अपनी आंट से ले लेता है, जिसका यूज वो फिल्म के एंड में करेगा, यानी कि विंड को घुमाकर अच्छी तरीके से यूज करने की टेक्नोलॉजी, जिस एयर को फोर्स बनाकर किसी पर भी मारा जा सकता है। और शैंग ची का फोर्स फिल्म के एंड में हिसाब से बहुत ज्यादा बनाता है, क्योंकि उस वक्त उसके पास 10 विंग्स भी होती है। लेकिन उससे पहले होती है काफी बड़ी बैटल, क्योंकि शैंग ची के पिता अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ पहुंच जाते हैं, जिनमें द डीलर की डेथ बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह हमें वहाँ पर दिखाई गई है, क्योंकि इस कैरेक्टर का आगे कोई भी काम नहीं है। लेकिन शैंग ची के पिता का है फिलहाल तो अभी, जो वहाँ पर सीधे इन सभी फाइट्स के दौरान पहले तो अपने बेटे को हराते हैं और उसे वहीं के लेक में फेंक देते हैं, जहाँ से वो सीधे उस डार्क डायमेंशन के डोर को खोलने के लिए चले जाते हैं, जिसे पंच करते वक्त वो उसे कुछ हद तक ब्रेक करने में कामयाब होते हैं, या फिर कहूँ पूरी तरीके से सक्सेस होते हैं। लेकिन उसके पहले जब वो डोर ब्रेक हो रहा होता है, तो उस डोर के ब्रेक होने से कई सारे क्रिएचर्स वहाँ से निकलकर सीधे विलेजर्स और शैंग ची के पिता की आर्मी पर हमला करते हैं और उनकी सोल्स को ले जाकर अपने मास्टर को सर्व करते हैं, ताकि वो सोल्स को ईट कर पूरी तरीके से और भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए। जिसके बाद फिर क्या, शैंग ची के पिता की आर्मी उन विलेजर्स के साथ मिलकर लड़ती है, क्योंकि शैंग ची के पिता की जो सारी की सारी टेक्नोलॉजी होती है, वो सभी वेपन्स वहाँ पर काम नहीं करते उन क्रिएचर्स पर, बल्कि उसी डायमेंशन के वेपन जो ग्रेट प्रोटेक्टर यानी कि ड्रैगन्स की स्किन से बनाई गई है वही काम कर रहे हैं। इसलिए अब उन सभी को मिलकर काम करना होगा, वरना सभी मारे जाएंगे। लेकिन इसी बीच कई सारे विलेजर्स और वैंग वू के लोग भी मारे जा रहे हैं उन्हीं क्रिएचर्स की वजह से, जो उनकी आत्माओं को निकालकर अपने मास्टर को सर्व करते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रेवर मुर्दा बन के लेट चुका है और वो यही सलाह मॉरिस को भी देता है, ताकि उन पर बाकी दूसरे लोगों की नजर बिल्कुल भी ना पड़े। और यह आइडिया ट्रेवर और मॉरिस के लिए काम भी करता है, क्योंकि वो दोनों ही फाइट में इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन बाकी दूसरे हैं, जिनमें केटी भी अपना कमाल दिखा रही है, क्योंकि उसने एरो की ट्रेनिंग ले रखी है, जिसे ट्रेन वही के रहीवासी मास्टर गुम्बोंग ने किया है, जिनकी डेथ हो चुकी है। और उनकी डेथ की वजह से केटी भी जोश में आ चुकी है, जिसका नमूना हमें तब देखने मिलता है जब वो अपने एरो से सीधे उस बड़े क्रिएचर को अपना निशाना बनाती है, यानी कि उसके गले को, जो उस वक्त ग्रेट प्रोटेक्टर की पूरी सोल
को खुद के अंदर ले रहा था। जो ग्रेट प्रोटेक्टर शैंग-ची के पानी में गिरने के बाद निकलता है और स्टार्ट में वो उस क्रिएचर पर भारी भी पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो डार्क शक्ति ग्रेट प्रोटेक्टर को अपने वश में ले लेती है। लेकिन केटी के चलते ऐसा नहीं हो पाता और उसी सिचुएशन में शैंग-ची और उसकी बहन भी फंसे हुए हैं। लेकिन उससे पहले शैंग-ची अपने पिता से फाइट करता है, जिस फाइट के दौरान वो अपने पिता को बहुत बार समझाने की कोशिश भी करता है और उनसे रिंग्स को लेकर ये प्रूव कर देता है कि रिंग्स उसके कंट्रोल में भी रह सकते हैं, वो भी उसी की बात को मानकर, ना कि अपनी चलाकर। जिसे देखकर उसके पिता बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनका वो भ्रम तब टूटता है जब उस डोर से उनकी वाइफ नहीं बल्कि एक डार्क डिमेंशन का क्रिएचर निकल कर आ चुका है, जो निकलते के साथ में ही शैंग-ची के पिता को अपना शिकार बनाता है और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले उसके पिता उसे सारी की सारी रिंग्स दे देते हैं ताकि शैंग-ची पूरी ताकत के साथ अपने पिता की मौत और सारे के सारे विलेजर्स को बचा ले। जिसके बाद ग्रेट प्रोटेक्टर पर बैठकर शैंग-ची की बहन वहां पर आती है और बाकी की सिचुएशन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन की है, जिसका मौका देखकर शैंग-ची अपनी रिंग्स की पावर और आंट की दी गई फोर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करता है और उस क्रिएचर के सीने में होल कर देता है, या फिर कहूँ उसके चीथड़े उड़ा देता है। जिसके बाद शैंग-ची और उसकी बहन ग्रेट प्रोटेक्टर की सवारी करते हैं और सीधे विलेज में आ जाते हैं बाकी दूसरी सभी सिचुएशन को देखने के लिए। जिसके बाद वो सभी मिलकर सभी मरे हुए लोगों को ट्रिब्यूट देते हैं, यानी कि श्रद्धांजलि, जिन्हें स्वीकार वहाँ पर ग्रेट प्रोटेक्टर कर लेता है। और फिर शैंग-ची और उसकी दोस्त किटी ये सारी की सारी डिटेल्स अपनी दोस्त के सामने रखते हैं, जो उनकी इस बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। लेकिन वोंग का अपीयरेंस उसे इन बातों पर भरोसा दिला देता है, जो वहाँ पर शैंग-ची और उसकी दोस्त को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसे शैंग-ची की रिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए, जिसके बारे में डिस्कशन मैंने अपने मेन चैनल पर कर रखी है। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। वीडियो की लेंथ बढ़ चुकी है, जो अब मैं और आगे बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फिल्म की एंडिंग और पूरी स्टोरी का रिकेप था, जिसे मैंने काफी डिटेल्स के साथ में आपके सामने रख दिया है, ताकि आप इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सको। और अब इन डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप सीधे आकर मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूछ सकते हो, जहां पर मेरी कोशिश आपके सभी सवालों के जवाब को टाइम पर देने की रहती है। तो अब चलिए मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।